सुगस नेक्स्ट वीक बीएससी लिमिटेड के क्वार्टर वन के रिजल्ट्स हैं। अब रिजल्ट्स के पहले मार्केट एक्सपर्ट्स, ब्रोकरेज हाउसेस, रेटिंग एजेंसीज के एक्सपेक्टेशंस कंपनी के रिजल्ट से क्या है वो आनी स्टार्ट हो चुकी है। इस वीडियो में इन्हीं सब चीजों को समझेंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आप लोगों के कई सारे कमेंट्स आते हैं कि मार्केट में जब बड़ा पैसा लगता है तभी आपको तेजी दिखती है, बड़ा पैसा नहीं लगेगा तो तेजी भी नहीं दिखेगी। ये कॉन्सेप्ट किस तरीके से चलता है और इस कॉन्सेप्ट को चलाने के लिए कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, तो इस वीडियो में हम बहुत सी चीजें सीखेंगे जो मार्केट में काम करती है एक्चुअली। शुरुआत से एंड तक वीडियो को बड़े प्यार से देखना। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की एक्सपेक्टेशन से, जो मार्केट एक्सपर्ट्स के कंपनी के क्वार्टर वन को लेकर के। मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि बीएसए लिमिटेड का रिवेन्यू, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और साथ में प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस कितना देखने को मिलेगा। रेवेन्यू की एक्सपेक्टेशन बताई जा रही है 1565 करोड़ की। 1565 करोड़ ये एक्सपेक्टेशन रेवेन्यू से है, यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 63% का रेवेन्यू ग्रो करेगा एज पर मार्केट एक्सपर्ट्स इस क्वार्टर वन में, पिछले क्वार्टर वन के कंपैरिजन पर, यानी कि पिछले साल के क्वार्टर वन के। प्रॉफिट से एक्सपेक्टेशन है 843 करोड़ की, यानी इसके अकॉर्डिंग ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 57% कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस ग्रो करेगा पिछले साल के, यानी पिछले साल जून क्वार्टर के कंपैरिजन पर। और टैक्सेस जो है, यानी कि कंपनी का अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन सब काटने के बाद 81% का ग्रोथ आएगा, यानी 1132 करोड़ का कट होता देखने को मिलेगा। अब ये जो एक्सपेक्टेशन है स्पेशली रेवेन्यू से और प्रॉफिट से, ये रिक्वायर्ड ग्रोथ से कम है। बहुत ध्यान से समझना, जो भी मार्केट एक्सपर्ट्स के एक्सपेक्टेशन है वो रिक्वायर्ड ग्रोथ से कम है। एक चीज मार्केट में आपको बहुत कॉमन देखने को मिलती है कि सभी मार्केट एक्सपर्ट, रेटिंग एजेंसीज, कंपनीज के किसी भी कंपनी के रिजल्ट्स आने से पहले अपनी एक्सपेक्टेशन बताते हैं, और अगर एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नंबर नहीं आ पाए तो ये अपने टारगेट्स गिरा देते हैं। लेकिन अगर एक्सपेक्टेशन सक्सीड करती जाती है, यानी कि उसके ऊपर के नंबर आते हैं, तो यहां पर पॉजिटिविटी मिलती है। अब इनकी एक्सपेक्टेशन जो है वो काफी कम है, यानी कि कहीं ना कहीं अब इसके ऊपर कंपनी को नंबर लेकर के आना ही है। साथ में इन्होंने अपना टारगेट भी दे दिया है डाउन साइड का, 3420 से लेकर के 3400 के बीच में, जो कि प्रेजेंट प्राइसेस से काफी नीचे का ट्रेंड है। और इनका मानना है कि अभी भी सेलिंग प्रेशर यहां पर बना हुआ है। ऐसी सिचुएशन पे भाई करें क्या। अब आओ आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट नेक्स्ट पे। कंपनी को 85% का एनुअल ग्रोथ चाहिए रिक्वायर्ड, और जो एक्सपेक्टेशन है वो काफी कम आ रही है, यानी 958 के ऊपर कंपनी को 85% देना है। तो आप कैलकुलेट करोगे तो ये एक बड़ा नंबर मिलता है, जो रिक्वायर्ड, जो एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा ऊपर का चाहिए। ठीक है, अब यहां पर आओ, ये आपको दिख रहा है होल्डिंग पैटर्न है, ये बीएससी लिमिटेड का। ये वाला कॉन्सेप्ट मैं आज की वीडियो में आपको इसलिए सिखा रहा हूं ताकि आप सिर्फ इस कॉन्सेप्ट के ऊपर मत चलो कि भैया जब मार्केट में बड़ा पैसा लगता है, बड़े लोग मार्केट में पैसा लगाते हैं तभी तेजी आती है। ये सिर्फ और सिर्फ एक तरह की वो चीज है कि अगर हम स्टॉक के तेजी के अंदर एंट्री नहीं कर पाए तो बस हम उस पर दुख बना सकते हैं कि यार मैंने एंट्री नहीं करी। ये कहने का एक तरीका है, मतलब कि बड़ा पैसा मार्केट के अंदर लगता है, बड़े लोग जब मार्केट में पैसा लगाते हैं तब तेजी आती है। अब वही उन्होंने कब लगाया ये हमको कैसे पता चलेगा, हमें तो बता करके लगाएंगे नहीं। लेकिन हमको कब दिखता है, जब क्वार्टर होल्डिंग आ चुकी होती है। तो यहां पर आपको दिख रहा है कि एफआईएस की होल्डिंग पिछले 2 क्वार्टर से तो बढ़ी रही है, लेकिन जून क्वार्टर के अंदर भी 19.42 से 21.32% की एफआईएस की होल्डिंग आई है। वहां पर डीआईआईस और पब्लिक ने माल बेचा, समझ रहे इस चीज को। लेकिन पब्लिक क्यों बेचने पर रेडी हो जाती है इतनी आसानी से। रिटेलर कहते रहते हैं कि भैया रिटेलर से माल खींच रहे, फिर भी रिटेलर बेचते हैं। क्यों? क्योंकि रिटेलर क्या करते हैं, यहां पर गिरावट है उसका रीजन नहीं सुनते, रीजन नहीं जानते कि भैया क्यों गिरावट है। इस वीडियो को स्किप करोगे, मुझे पता, पक्का स्किप करेंगे काफी सारे लोग। 21.32%, ये कोई बड़ा चेंज नहीं है, बट स्टिल एक सिग्निफिकेंट चेंज है यहां पर होल्डिंग पैटर्न पे। अब मैं आपको लेकर के आता हूं यहां पे इस टाइम पीरियड के अंदर, इस क्वार्टर टाइम पीरियड के अंदर। सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर अभी तक नहीं किया है तो। ये आपका बीएससी लिमिटेड का चार्ट, ये मैंने खोला है लगभग पिछले 10 महीनों का चार्ट खोल रखा है मैंने आपके सामने, लगभग 8-10 महीनों का ये चार्ट है। यहाँ पर टोटल क्या नजर आ रहा है, ये है आपका 1 अप्रैल यहां पर, और ये रहा आपका 30 जून इधर। क्वार्टर वन का टाइम पीरियड क्या होता है, 1 अप्रैल से लेकर के 30 जून, यानी आपके एफआईएस की जो खरीदारी थी
वो इस एरिया के अंदर अंदर आई, मतलब अराउंड 2720। याद है ना आप लोगों को, डिस्कस करते थे आपके मार्च के महीने में 2720, अप्रैल के महीने में 2720। ये बहुत इंपॉर्टेंट बेस है, बहुत इंपॉर्टेंट बेस रहा था उस टाइम के अंदर। तो एफआईएस की अगर खरीदारी इस इंपॉर्टेंट बेस पर आई, या फिर इस पूरे टाइम पीरियड के अंदर अंदर अगर एफआईएस की खरीदारी आई है, तो एफआईएस ने सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या देखी? क्या एफआईएस ने ये एक इंपॉर्टेंट बेस लाइन देखी 2720 से लेकर के जब 2940 तक आप कंसोलिडेट करते थे? क्या एफआईएस ने ये चीज देखी? बिल्कुल देखी होगी। या फिर एफआईएस ने आरबीआई की जो नई पॉलिसी है, जो कि 1 जुलाई से लागू हुई, जिसके बाद से लगातार बीएसई लिमिटेड में गिरावट है, क्या आपके एफआईएस ने वो चीज देखी कि आरबीआई की ये पॉलिसी अप्रैल से नहीं बल्कि जुलाई से लागू होगी? क्या एफआईएस ने ये चीज देखी? बिल्कुल ये चीज देखी होगी। अब हम स्पेक्यूलेट कर सकते हैं कि एफआईएस ने उस टाइम पर क्या देखा होगा। वेयर आज जो इस रैली का पार्ट नहीं बन पाया, जिसने टॉप पर एंट्री करी, अब वो इस टाइम के अंदर रो रहा है कि भैया बड़े लोगों ने मैनिपुलेट कर दिया। समझ लो इस चीज का मतलब? इसका मतलब ये है कि अभी जो गिरावट है वो कुछ ऐसे एलिमेंट है जो कि नहीं रिक्वायर्ड होते किसी भी कंपनी को। उसमें सबसे बड़ा एलिमेंट जो यहां पर छूट गया था, आरबीआई का एलिमेंट, वो यहां पर आकर के लागू हुआ और तभी से गिरावट है। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से 10% के पास बीएसई लिमिटेड जैसी कंपनीज का रेवेन्यू ड्रॉप हो सकता है, वॉल्यूम्स क्रंच हो सकते हैं, ट्रांजैक्शन वैल्यूज कम हो सकती हैं। इसकी वजह से बीएसई लिमिटेड में गिरावट यहां पर है। अब आप कहोगे भाई ये सब चीजें हो चुकी है, हमें मत बता यहां पर आकर के। सही बात है, ठीक है, बिल्कुल। अब देखो, ये सब बताने का मतलब ये है ताकि हम फ्यूचर में वो मिस्टेक्स ना करें जो हमने गलती से पास्ट में करी। अगर हमने ये रैली ली है तो इससे बढ़िया चीज कुछ नहीं हो सकती, लेकिन अगर हम इस वाले पार्ट के अंदर हैं तो इससे खराब चीज भी कुछ नहीं हो सकती। इसका मतलब यह है कि अब आपको यह समझना है कि पहले तो सब्सक्राइब कर देना है, दूसरा आपको यह समझना है कि अब भी आपके पास इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स क्या हैं। अगर आपने लास्ट वीडियो देखे हैं तो मैंने कोई चेंज नहीं किया है अपने सभी ट्रेंड्स के अंदर, मैं कभी चेंज करता ही नहीं। बहुत कभी जरूरत पड़ जाती है तो मैं चेंज कर देता हूं, अदरवाइज कोई चेंज नहीं है। लगभग 1 हफ्ते पहले भी यही थे, 2 हफ्ते पहले भी, 3 हफ्ते पहले भी यही ट्रेंड्स मार्क किए हुए थे मैंने अपने चैनल के वीडियोस पे, बीएसई लिमिटेड के 2530 लगभग यही था, 3530 ये आपका एक बेस है, मिड बेस, इसको हम मार्क करेंगे। 3660 के पास अभी आपका रिजेक्शन था, ठीक है, लास्ट वीडियो के अंदर जो हम लोगों ने डिस्कस किया था। 3530 ये आपका मिड बेस है, और सबसे क्रूशियल बेस आपका 3310 के पास में है। ये वाला, ये क्रूशियल बेस आपका यहाँ पर है। ये जो आप ट्रेंड देख रहे हो 3310, 3530, 3660, अभी स्टॉक क्या कर रहा है? हर ट्रेंड पर देखो, यहाँ पर जितने भी ट्रेंड है ब्लॉक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वेदांता लिमिटेड में भी आप लोगों ने ब्लॉक्स देखे होंगे एग्जैक्टली, ठीक है। क्या करता है ना, देखो कोई भी इंपॉर्टेंट बेस लाइन जब टूटती है ना, जहां से पहले रिकवरी ली होती है, फिर बाद में जब वो टूटती है तो वो बाद में रिजेक्शन का काम करती है, और आपको वो गिरावट तब तक मिलती है जब तक वो रीजन एलिमिनेट ना हो जाए जिनकी वजह से गिरावट की शुरुआत हुई थी। समझ रहे हो? अब इसके अगेंस्ट देखो, आरबीआई अपनी पॉलिसी तो बदल नहीं लेगी, ये तो चलती रहेगी अभी इसी तरीके से। इसका 10% इंपैक्ट जो पड़ना है वो आने वाले क्वार्टर पर पड़ता रहेगा इसी तरीके, लेकिन इसके अगेंस्ट में भी तो कुछ चीज आ सकती है। तो क्या होगा इसके अगेंस्ट में? क्या होगा? हमें बस वही चीज समझनी है, उसके अकॉर्डिंग एंट्री चाहे हम यहां करें या पर यहां करें। यानी कि जब वो मिसिंग पॉइंट हमारा सामने होगा जो पॉजिटिविटी दिखा सकता है, तब हम कहते हैं कि हाँ ये वाला इंपॉर्टेंट बेस है, या पर ये वाला इंपॉर्टेंट बेस है, हमें वहां एंट्री करनी चाहिए। आई होप ये पॉइंट अभी तक आप लोग समझोगे। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप यहां 3660 पे एंट्री करो, या 3530 पर एंट्री करो, या 3310 पर एंट्री करो, मैं आपको ये नहीं कह रहा। मैं आपको ये कह रहा हूं कि जिस रीजन से आपको गिरावट मिली है, उस रीजन के अपोजिट आपको दूसरा रीजन मिलना जरूरी है, ताकि जब वो रीजन मेरे पास आए तब मैं एक रैली का पार्ट बन सकूं, क्योंकि मार्केट बिना किसी रीजन के काम नहीं करता, ठीक है। मार्केट बिना किसी रीजन के काम नहीं करता। मैंने आपकी शुरुआत इसलिए करी एफआईआई से और इस वाले पॉइंट से कि जब बड़ा पैसा मार्केट में लगता है तो तेजी आती है। इस कॉन्सेप्ट को समझना भी जरूरी है, रादर देन कि हम इसी बात पर उलझे रहे कि भैया बड़ा पैसा लगेगा तो तेजी आएगी, और जब आ भी जाएगी और निकल भी जाएगी तब हम कहेंगे भैया मैं तो ऊपर आके फंस गया। समझ रहे हो? तो इसके लिए आपको ये देखना है कि चार्ट पर इंपॉर्टेंट बेस क्या है, इसके लिए आपको देखना है कि आपकी न्यूज क्या है, इसके लिए आपको देखना है आपके टेक्निकल्स क्या है। ये तीन चीजों को जब हम कंक्लूड करते हैं
हम सही टाइम पर सही डिसीजन ले पाते हैं। एक बात होती है लॉन्ग टर्म की कि भैया मैं तो लॉन्ग टर्म के लिए हूं। लॉन्ग टर्म डजंट मीन कि आप कहीं भी एंट्री कर सकते हो और आप राजा बन जाओगे। लॉन्ग टर्म का अपने आप में भी एक रीजन और मतलब होना चाहिए कि आप लॉन्ग टर्म किस तरीके से कर रहे हो। क्या एसआईपी के तरीके से कर रहे हो आप लॉन्ग टर्म, या फिर चार्ट्स के तरीके से कर रहे हो, यानी कि चार्ट पर जब इंपॉर्टेंट ट्रेंड होगा तब आप अपने एसआईपीस डालते हो, या फिर अकॉर्डिंग टू चार्ट जब आपके पास सबसे लोअर प्राइस होगा जहां पर स्टॉक का आना मुश्किल है वहां से एंट्री स्टार्ट करते हो। ठीक है, आई होप ये सभी चीजें आपको इस वीडियो में अभी तक समझ में आ चुकी होंगी। सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब आते हैं आपके नेक्स्ट पॉइंट जो यहां पर रिमेनिंग है। टेक्निकली 36.6 पर आपका एमएफआई, 37.3 पर आपका आरएसआई है। एमएसआईडी सिग्नल काफी ज्यादा नेगेटिव और बेयरिश इस समय बना हुआ है। मार्केट वोलेटिलिटी अभी भी छिप नहीं रही है, यानी कि खत्म नहीं हो रही है। तो देखना ही है कि मार्केट कब अपनी ये वोलेटिलिटी को छोड़ता है। आई होप कुछ नया जानने को मिला हो। मिलता अगले वीडियो में।